हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का एक पार्ट है लोकतंत्र। अगर आप 9th क्लास का एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में पहला जो टॉपिक है हमारा अध्याय 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। और देखिए, लोकतंत्र से सवाल पूछे जाते हैं। बीपीएससी के मेंस में देखें या यूपीएससी के मेंस में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले एक परिचय के तौर पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ये परिचय यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, लोकतंत्र क्या है। बहुत ऐसे सवाल है एनसीईआरटी में, जब भी सवाल पूछता है यहाँ पे कि लोकतंत्र क्या है, तो कम से कम 1 मिनट ठहर जाइए और ज़रूर सोचिए। आखिर पढ़ना तो लोकतंत्र है ही, इसका व्याख्या, इसका अर्थ, शब्दों का मतलब सब कुछ जानना ज़रूरी है। फिर कहता है कि इसकी विशेषताएं क्या है। फिर कहता है कि हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। जैसे मानते हैं कि हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत की शासन प्रणाली कैसी है, हमने भारत को किस टाइप का मॉडल अपनाया। अगर हम भारत को लोकतांत्रिक देश बोलते हैं तो लोकतंत्र की विशेषता क्या है, ठीक है, लोकतंत्र का महत्व क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, और लोकतंत्र वाकई में भारत में लागू है। लोकतंत्र के प्रकार को हम लोग देखेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे कहता है कि लोकतांत्रिक देश में, यानी कि लोकतंत्र में और गैर लोकतंत्र में फ़र्क समझेंगे, अंतर समझेंगे, तभी जाकर के हमें ये समझ में आएगा कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, इसका मायने क्या होता है। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा पर जाएंगे। फिर कहता है कि समकालीन दुनिया में, यानी कि अभी वर्तमान में जो पूरे विश्व में लोकतंत्र की जो वाहवाही होती है, दुनिया के हर कंट्री ही अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहता है। भारत भी बहुत खूबसूरत लोकतंत्र को धारण करता है, तो आपके बगल पड़ोसी देश भी अपने आप को लोकतांत्रिक देश ही कहता है। और आपका पड़ोसी कंट्री जो चाइना है, वो भी लोकतांत्रिक कंट्री कहता है। तो फिर इस लोकतंत्र को समझने के लिए समकालीन जो अभी राजनीति है, इस चीज़ पे हम लोग इसी के माध्यम से पढ़ेंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। कहने का मतलब है कि सबसे प्रचलित जो मॉडल है वो है लोकतंत्र। इसी लोकतंत्र को पूरी दुनिया समझिए कि अपनाती है, और इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पर ऐसा क्यों है, कौन सी चीज़ें इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती हैं, क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद आने वाले हिस्सों में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हम इसी के बारे में पढ़ना है। और यही वजह होता है कि एनसीईआरटी के अध्ययन करने के बाद जब आप लोकतंत्र से सवाल हल करते हैं, तब आपको समझ में आता है। अगर लोकतंत्र ये पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद पीटी का सवाल है वो भी बन जाएगा, और मेंस का जो सवाल है जिसमें आपका एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहीं से आपकी मौलिकता, आपका चिंतन और आपके सोचने का जो क्षमता है, यही आपका डेवलप कराएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहता है कि लोकतंत्र क्या है।
यहाँ पे सवाल है लोकतंत्र क्या है। और देखिए, जब भी कहानी के माध्यम से सुनाया समझाया जाता है तो समझिए कि वो बहुत ही बेहतर होता है। ठीक है, सोच मतलब समझिए कि उसको समझने के लिए जो उसका भाव है, इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा। कहता है कि लोकतंत्र क्या है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो भारत ने इस चीज़ को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया। हालांकि लोकतंत्र के बारे में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का अगर मतलब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, लोक का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो लोक का मतलब क्या होता है, तो लोक का मतलब होता है जनता या लोग से, और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी कि लोगों का शासन। अगर हम इसको भाव में देखें तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, उस व्यवस्था को हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों के कुछ समान विशेषताएं लिखे गए हैं। जैसे में लोकतांत्रिक सरकारें, गैर लोकतांत्रिक सरकारें। जब तक हम लोकतंत्र को नहीं समझेंगे तो गैर लोकतंत्र की जो कॉन्सेप्ट है उसे नहीं समझ पाएंगे। हम लोग लोकतंत्र की जो विशेषता है, लोकतंत्र का जो उदाहरण है, लोकतंत्र की जो परिभाषा है, इस सब को हम लोग बारी बारी से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परिभाषा की ज़रूरत क्यों। ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि परिभाषा की ज़रूरत क्यों। अब इसको आगे देखिए, कहता है कि आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्र मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। ठीक है, दो लोगों के बीच में एक ऐसा संवाद है जो आपको लोकतंत्र की परिभाषा समझ में आ जाएगा। तो इस संवाद पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। कहता है कि वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। कहता है कि उसकी अध्यापिका मेटिल्डा लिंगदोह ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। अब इस चीज़ को समझिए, फिर उसके बाद बहुत ही बेहतर तरीके से आपको लोकतंत्र की सारी जो भी मतलब समझिए कि विशेषता है, उसका प्रकार है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, गैर लोकतांत्रिक किसे कहते हैं, किन किन देशों में लोकतंत्र वाकई में है, कौन सा ऐसा कंट्री है जो लोकतंत्र की तरफ झुक रहा है। बहुत ऐसे सवाल हैं आपके मन में जो मेंस में पूछा जाता है, पीटी में पूछा जाता है, आपको यहाँ से मिलेगा। पहले हम लोग संवाद के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, आगे आइए। देखिए यहाँ पे है मैरी। यहाँ पे मैरी एक स्टूडेंट होती है और लिंगदोह मैडम जो है वो स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है, जो प्रश्न है, उसका हल कर रही है। तो वार्तालाप यहाँ पे देखेंगे जिससे आपको लोकतंत्र की समझ बढ़ जाएगी। कहता है कि मैडम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई। अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता? तो मैडम क्या कहती हैं, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? ठीक है, फिर कहता है, क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सामान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ क्या करते हैं, जानते हैं। यही वजह है कि शब्दों का अर्थ जानना ज़रूरी होता है। इसमें ये कहने की कोशिश किया गया है, जैसे मानते हैं कि हमें लोकतंत्र ही पढ़ना है तो लोकतंत्र जो शब्द है उसको तो समझे। जैसे लोकतंत्र की अगर बात करें जाए तो यूनानी
जो ग्रीक शब्द है, जो डेमोक्रेसी बना, डेमोस और प्लस क्राटिया या क्रेशिया बोल सकते हैं। जैसे मानते हैं ये हो जाता है आपका डेमोस हो जाता है और प्लस हो जाएगा क्राशिया हो जाएगा, दोनों को मिलाकर के बना डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जैसे डेमोस का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनता हो जाता है, ठीक है, जनता हो जाएगा या लोग हो जाता है। और कृषि का मतलब शासन हो जाता है, यानी कि लोगों का शासन हो जाता है, तब बनता है डेमोक्रेसी। तो यही जो शब्द है, इसी शब्द के बारे में कहा जा रहा है कि शब्दों का अर्थ जानना ज़रूरी है। और ख़ास करके हिंदी माध्यम से जब एग्ज़ाम देने आप जाते हैं तो एक प्रमुख समस्या विद्यार्थियों के अंदर हो जाती है कि हिंदी माध्यम से मतलब रिजल्ट नहीं आता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदी पे अगर पकड़ आपका है, शब्दों पे पकड़ है, शब्दों का अर्थ अच्छे तरीके से आप जानते हैं, तो आपके लिए लिखना भी आसान हो जाएगा और चीज़ों को समझना भी आसान हो जाता है। तो यही इस शब्दों की ही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो फिर यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल जो है मेरी कहती, फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है। सबसे पहली बात ये है कि आप देखिएगा, आप अपने लाइफ में एक समय था, एक ज़माना था कि प्रेम पत्र हुआ करता था या कोई ऐसा लेटर हुआ करता था जो पुत्र अपने पिता को भेजता था, बेटी अपनी माँ को भेजती थी। प्रेम प्रेमिका के बीच में मतलब प्रेम पत्रों का आदान प्रदान हुआ करता था। तो हर शब्दों का मतलब, हर शब्दों का अर्थ, हर शब्दों का एक उद्देश्य हो जाता था, यानी कि एक ही शब्द का अलग अलग मायने, अलग अलग अर्थ निकाले जाते थे। उस समय दिमाग भी काम कर रहा था, ठीक है, चिंतन करने का अवसर मिल जाता है, आपको सोचने का क्षमता जो है वो विकसित होने लगती है। जैसे मानते हैं कि अब ऑफलाइन स्टडी जब करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन में एक अंतर है। ऑनलाइन में क्या होता है ना कि आपकी जो मौलिकता है वो मौलिकता निखर नहीं पाती, आप सोच नहीं पाते चीज़ों को, और यही चीज़ें यूपीएससी और बीपीएससी में डिमांड होता है। हाँ, चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप कहीं ना कहीं इकट्ठा कर लेते हैं, तो इन्फॉर्मेशन के बाद जो एनालिसिस होना चाहिए उससे आप महरूम हो जाते हैं, उससे आप वंचित हो जाते हैं। और यही वजह है, और यही सवाल पूछा जा रहा है कि परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है। और इसमें यह भी कहा गया कि पहले शब्दों का अर्थ जानना ज़रूरी है, ठीक है। शब्दों के अर्थ में ही, जैसे मानते हैं मेंस में बहुत ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे, शब्दों का तालमेल नहीं रहेगा। और देखिए मेंस क्या होता है, जिन लोगों को शब्दों पे पकड़ होता है वही लोग मेंस अच्छे लिख पाते हैं, ये भी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अगला देखेंगे इसमें। तो ये मैडम जो है वो जवाब देती हैं, लिंग 2 मैडम जो हैं वो जवाब देती हैं, हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है, ठीक है। परिभाषा की ज़रूरत क्यों? तब इन्होंने कहा कि हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में क्या होता है, परेशानी होती है, कठिनाई होता है। और यही वजह होता है कि जब यूपीएससी का स्टूडेंट को देखेंगे या जब भी कोई कमीशन का स्टूडेंट, रियल जो स्टूडेंट होता है, जिसने एनसीईआरटी का अध्ययन किया है, जिसने न्यूज़पेपर का अध्ययन किया है, जिसका एकेडमी बहुत ही अच्छा है, वो लोग हर शब्दों पे 2 पन्ना 3 पन्ना लिख देंगे, इतनी पकड़ बन जाती है। और ये कब डेवलप होता है? यही तो एनालिसिस है, उनका सोच, उनकी बौद्धिक क्षमता, यही सब किताबों को पढ़ने से, एक अच्छे प्रोफेसर के संगत में रहने से, उनके गाइडलाइन में रहने से क्या होता है, आपका एनालिटिकल जो अप्रोच है वो डेवलप हो जाता है। और जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं यूपीएससी का, बीपीएससी का, किसी भी कंपटीशन का, जो सिविल सर्विसेज है, आप 1 या 2 बार में फाइट कर जाते हैं। और यही चीज़ें यहाँ समझिए, एनसीईआरटी को सरसरी निगाहों से पढ़ कर के निकल मत जाइए, क्योंकि परेशानी फिर ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसको समझ समझ के पढ़िए, कोशिश करिए कि आप अपने दिमागों को अनेक आयामों में भी मतलब समझिए कि विस्तार कर सके, अनेक तरीके से सोचिए, क्योंकि यह एक दृष्टिकोण को पैदा करता है।
जब आप दृष्टिकोण पैदा नहीं कर सकते, डेवलप नहीं कर सकते, फिर एनसीईआरटी का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, खास करके यूपीएससी और बीपीएससी के संदर्भ में। तो यहाँ पे कहता है कि हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और समान बरसात में फ़र्क करना हो। ठीक है, अब देखिएगा बारिश में, अब यही सब देखिए, बूंदाबांदी, बादल फटना, दोनों में फ़र्क है ना। आप देखते होंगे पूर्वोत्तर का क्षेत्र में कभी कभी ऐसा बादल फट जाता है कि बाढ़ आ जाता है और बाढ़ से जान माल की हानि बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खतरा पैदा हो जाता है। और इससे बचाव के लिए सरकार को भी सख्ते में आना पड़ता है, साथ ही साथ मतलब समझिए कि बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है सिर्फ बादल फटने से। बरसात वो भी है, एक रूप उसका भी है, और एक रूप ये बूंदाबांदी का भी होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बूंदाबांदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जहाँ पे सिंचाई से खेती होती हो वहाँ बूंदाबांदी अगर पड़ने लगे तो लोग निराश हो जाते हैं। सोचिए, ये शब्द जो है, शब्द जब तक आप नहीं समझेंगे, बरसात का असली मायने आपको नहीं समझ में आएगा। और यही समझाने की कोशिश किया जा रहा है। फिर आगे चल के आपको समझ में आया कि अच्छा, लोकतंत्र इसे कहते हैं। हमारे भारत में जिस लोकतंत्र की कॉन्सेप्ट है, आप एक देखेंगे अब्राहम लिंकन ने भी लोकतंत्र का बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया, और उनकी परिभाषा ही हम लोग बचपन से लेकर के अभी तक पढ़ते हैं, और आपको भी ये पढ़ाया जाएगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो लोकतंत्र को पढ़ते हैं, और अब्राहम लिंकन इसी यानी कि लोकतंत्र की परिभाषा से ही विश्व प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, तो यही सब चीज़ें आपको इसमें भी मिलेगा। तब आपको समझ में आएगा कि भारत में लोकतंत्र, अन्य देशों में लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक सब फर्क आपको यहीं पे समझ में आने लगेगा। देखिए, कहता है कि लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है। मैंने कहा था जैसे भाव को समझना ज़रूरी है। जैसे बरसात में आपने देखा बूंदाबूंदी और आपने देखा बादल फटना, तो लोकतांत्रिक जो देश है वो भारत भी है, लेकिन आपका पड़ोसी कंट्री जो पाकिस्तान है, जो चाइना है और अन्य देश भी है, वो भी अपने आप को लोकतांत्रिक देश भी कहता है। लेकिन लोकतंत्र की जो विशेषता होना चाहिए, जो खूबियाँ होनी चाहिए, वो चीज़ें अन्य देशों में जैसे पाकिस्तान और चाइना वगैरह में नहीं मिलता। तो फिर आप कैसे अपने आप को, आप अपने लोकतंत्र को कैसे दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र कहेंगे? और लोकतंत्र की जो मूल भाव होना चाहिए, लोकतंत्र जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, क्या उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सही है, या भारत का लोकतंत्र वाकई में एक खूबसूरत लोकतंत्र है? हम पाकिस्तान में, पाकिस्तानी की जो पद्धति है, जो भी कहता है कि हम भी एक लोकतांत्रिक देश है, आप कैसे कहेंगे कि नहीं, वहाँ लोकतंत्र की वो सारी मौलिकताएं नहीं हैं जो भारत के लोकतंत्र में दिखाई देता है? यही वो समझाने की कोशिश किया गया है कि बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है, रिबियांग है, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? देखिए, अगला कहता है कि लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया। देखिए, आ गया, इसलिए उस समय हमने चर्चा नहीं किया था, अभी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, तो लोकतंत्र होना चाहिए लोगों के लिए। लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? लोकतंत्र लोगों के लिए होना चाहिए, और लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। अब चीज़ों को समझिए। यहाँ पे अब्राहम लिंकन ने ये बात कहा था कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? ऐसा लोकतंत्र
जिसमें शासन जो है यानी कि लोगों का या जनता का, ठीक है, किसका? तो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, ठीक है, जनता द्वारा क्या है? शासन है। जनता द्वारा क्या है? शासन होता है। अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा क्या है? शासन है। यानी कि इसके केंद्र बिंदु में इस लोकतंत्र का जो रीढ़ है किसको माना गया? लोगों को माना गया, जनता को माना गया। और लोकतंत्र की अगर बात कर दे तो देखिएगा लोगों के इर्द गिर्द ही ये घूमता है। लेकिन अगर लोकतंत्र में देखेंगे तो लोकतंत्र क्या है ना कि लोगों के ऊपर एक तंत्र होता है जो बहुत ही ज़्यादा हावी भी हो जाता है, जो हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो अब्राहम लिंकन का जो लोकतंत्र का जो परिभाषा है, जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा इनको प्रसिद्धि मिली, ये बहुत ही खूबसूरत मतलब लोकतंत्र का इन्होंने अर्थ बताया, उदाहरण बताया। और बार बार जब भी कोई लोकतंत्र आपको समझाता है तो ज़रूर अब्राहम लिंकन का उदाहरण देता है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत उन्होंने उदाहरण दिया, जिसके वजह से उनकी प्रसिद्धि विश्व में प्राप्त हो गई। और यही चीज़ें यहाँ भी कहा गया है। और कहता है कि मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, देखिएगा लिंगदो मैडम कहती है कि मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। देखिए, हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। ठीक है, लोकतंत्र यही है। लोकतंत्र में क्या होता है कि इसमें कहा गया है कि हमें नामी या बहुत ही नामचीन ऐसे लोग हैं जो कुछ कह दिए और उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे चलते रहें, ये भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। यानी कि लोकतंत्र में लोगों का जो निर्णय होता है, जैसे मानते हैं कि हम, जैसे लोकतंत्र में क्या कहा गया? कहा गया कि ऐसी शासन प्रणाली या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक लोगों का क्या हो, भागीदारी सुनिश्चित हो, उसे ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। और जब जनता वहाँ पे भागीदार होती है तो जनता का जो निर्णय होता है वही सर्वमान्य होता है। ठीक है, हालांकि हमारे भारत में अगर देखा जाए तो दो तरह का लोकतंत्र आपको मिलेगा। एक लोकतंत्र हो जाता है जिसको हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, और दूसरा लोकतंत्र हो जाता है जिसे हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र इस दुनिया में बहुत कम ही जगह पे लागू है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को विशुद्ध लोकतंत्र कहा जाता है। विशुद्ध कहने का मतलब है कि बहुत ही शुद्ध होता है, एकदम शुद्ध, एकदम प्योर कहा जाता है। ठीक है, एकदम प्योर कहा जाता है, एकदम विशुद्ध लोकतंत्र कहा जाता है। और देखा जाए तो हमारे भारत के ग्राम सभा में भी ये कहीं ना कहीं दिख जाता है। लेकिन अगर हम देश का उदाहरण दें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसे देशों में लागू होता है जहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम हो, जैसे नॉर्वे में देख सकते हैं, जैसे आप स्विट्ज़रलैंड देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देख सकते हैं। लेकिन जहाँ की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा हो वहाँ पे जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में निर्णयकर्ता के रूप में या प्रत्यक्ष रूप से वो शासन में कभी भी भागीदारी नहीं ले सकती, क्योंकि वहाँ पे एक समस्या पैदा हो जाता है। और यही वजह होता है कि वो अपना एक प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि चुन करके वो मतलब शासन जैसे निर्णय लेने के जो समझिए कि पार्लियामेंट है उसमें भेजती है। इसका मतलब है कि दुनिया में बहुत ऐसे कंट्री हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पे प्रत्यक्ष निर्णय में शासन में लोगों की भागीदारी नहीं ले सकती, क्योंकि बहुत ही पेचीदा और बहुत ही मतलब समझिए कि एक विशाल ये
मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा समझिए कि मुश्किल वाला चीज़ हो जाता है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, और उस लोकतंत्र को हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे हमारे भारत में जनता खुद अपना प्रतिनिधि चुनती है और वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने दो प्रकार के लोकतंत्र को देखा। हालांकि जब लोकतंत्र हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज़ है जिसके आधार पर हम लोग लोकतंत्र के प्रकार को भी पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र है, ब्रिटेन में किस तरह का लोकतंत्र है, और यूएसए में किस तरह का लोकतंत्र है, और आपके बगल जो पड़ोसी कंट्री है चाइना और पाकिस्तान, उसमें भी उसके लोकतंत्र के बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। देखिए इसके पहले मैंने बताया था, ठीक है। यूनानी में डेमोश का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, ठीक है। ये ग्रीक यूनानी शब्दों से मिला है। डेमोस प्लस क्रेसिया दोनों को मिलाया जाए तो डेमोक्रेसी हो जाता है, और डेमोक्रेसी का अर्थ हो जाता है लोगों का शासन। जिस तरीके से यहाँ पे समझाया गया है, डेमोस का मतलब लोग होता है, जनता हो जाता है, और क्रेसिया का मतलब आपको क्या हो जाता है, शासन हो जाता है, ठीक है, यानी कि लोगों का शासन। अर्थात इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है। देखा आपने। अगला देखते हैं, लिंगदोम मैडम कहती हैं, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द ही उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता, ठीक है। कहता है कि शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता है। बात समझ में आ गई है। जैसे कहने का मतलब है कि लोकतंत्र जिस भाव को प्रकट कर रहा था, या लोकतंत्र की जो परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था उस समय में, और बाद में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में लोकतंत्र के जिस तरीके से आंदोलन किया था, जिस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसमें उनको जेल मतलब समझिए कि जेल में बंद कर दिया गया, और अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण जो पल थे उन्होंने अपना जीवन जेल में ही बिताया। कहा जाता है कि जवानी के जो पल थे, जिस समय लोगों को गृहस्थ जीवन में जीना चाहिए था, प्यार मोहब्बत ये बहुत सारा चीज़ था उनके लाइफ में, जैसे नेचुरली होता है, उस चीज़ से वो वंचित हो गए थे। उस उम्र में अब्राहम लिंकन को जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन जब निकले तो राष्ट्रपति बने, और उनका जो ये वाक्य था, लोकतंत्र का जो परिभाषा उन्होंने दिया, यही लोकतंत्र की परिभाषा विश्व में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन बाद में इसी का मायने अलग अलग निकलने लगे। बहुत ऐसे कंट्री हैं जो लोकतंत्र की बहुत सारी समझिए कि गैर लोकतांत्रिक काम करते हैं, लेकिन अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं। आपको मिलेगा, आगे पढ़ने को मिलेगा, और यही चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है, ठीक है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है, ठीक है। इसका अर्थ समझिए, कहता है कि मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है, ठीक है। कहता है कि कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही है। आगे देखते हैं। कहता है कि शब्द वही है, पर समय बीतने के साथ उसका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। चीज़ें समझ रहे हैं।
देखिए यही वजह होता है कि हम लोग भारत की बात करते हैं। भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो फिर कैसा परिभाषा उनके दिमाग में चल रहा होगा। फिर लोग, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं या कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, ये कहते हैं कि भारत में बहुत ही ज़्यादा ही लोकतंत्र है। क्या दोनों में फ़र्क है? क्या संविधान निर्माताओं ने जिस लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया था, क्या उन पे भारत की जो सत्ता है खरे उतरती है? तो हर जगह आप देखिए लोकतंत्र का अलग अलग मायने यहाँ पे होते जा रहा है। और समय जैसे जैसे बदलता है, जो व्यक्ति जिस तरीके से शासन पे, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है, उस तरीके से जिसका जैसा व्यक्तित्व होता है और जनता जिस तरह से होती है, वैसा ही लोकतंत्र का परिभाषा गढ़ा जाता है। जैसे मानते हैं कि लोकतंत्र, आप कभी भारत में देखेंगे कि लोकतंत्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाती। और बहुत ऐसा राजनीतिज्ञ हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि लोकतंत्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अभी भी असफल है। तो फिर ये दोषारोपण लगाया जाता है सरकार पे। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार भी उतना ही दोषी है जितना भारत का आवाम दोषी है या भारत का जनता दोषी हो जाता है। क्योंकि भारत के जो रचनाकार थे, जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने जिस लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत, यानी कि खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। लेकिन बात यह है कि भारत की जनता लोकतंत्र को समझ ही नहीं पाती। भारत की जनता लोकतंत्र का जो मकसद है, लोकतंत्र का जो उद्देश्य है, लोकतंत्र का जो एक कल्पना है, इसके बारे में कभी जागरूक ही नहीं हो पाई। जब आपको जागरूकता नहीं मिल पाता, जब आपको लोकतंत्र को समझने में कठिनाई होता है, तो फिर आप वैसे ही लोगों को चुनेंगे जैसे आप हैं। तो जैसे आप हैं वैसे जब सरकार चुने जाते हैं, तो सरकार भी बिल्कुल आप ही की तरह होकर के काम करती है। तो ज़रूरी बन जाता है कि लोकतंत्र को समझने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखते हैं अमेरिका, ब्रिटेन देखते हैं, तो अमेरिका, ब्रिटेन में लोकतंत्र, समझिए कि लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में जनता का हित जो होता है ना, वो सर्वोपरि होता है। उसकी समानता, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो सर्वोपरि हो जाता है। ये समानता जो मौलिक अधिकार होता है, समझिए कि वो बहुत ही व्यापक तौर पे माना जाता है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे चीज़ें दिखती हैं, कुछ ऐसे चीज़ें नहीं दिखती हैं। लेकिन वहीं आप अमेरिका में चले जाते हैं, आप ब्रिटेन चले जाते हैं, तो वहाँ पे लोगों की जो मौलिक अधिकार है उस देश में सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में कहीं कहीं क्या होता है ना, कि लोगों की शक्ति ज़्यादा होता है और सरकार की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कहीं कहीं सरकार की शक्ति ज़्यादा हो जाती है और लोगों की शक्ति क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे आप अमेरिका चले जाएंगे तो वहाँ पे लोगों की शक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। कोई भी काम करने के पहले वहाँ के राष्ट्रपति को समझिए कि जनता के हित के बारे में एक बार सोचना होगा। कोई भी डिसीजन लेने के पहले एक बार दिमाग में ज़रूर चलता है कि जनता क्या कहेगी और अगले बार हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन भारत में ऐसी सिचुएशन नहीं है। भारत में 2-4 लोग, कैबिनेट मंत्री जो भी मिलकर के बैठे और डिसीजन ले लिए, कोई जनता का परवाह नहीं है। लोकतंत्र तो ये भी देश है हमारा, और लोकतंत्र क्या है आपका, अमेरिका भी है। चीज़ों को समझिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। यही कहने की कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि मूल अर्थ में भी भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता है कि मेरी मैडम, आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। लिंग दो। मैडम कहती है एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। आप लोग ज़रूर सोचिएगा, एक बहुत ही अच्छा है। मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां लोग पर तंत्र हावी रहता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ठीक है। और ये हो सकता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कभी, जैसे आप यूपीएससी का प्रश्न अगर हल करेंगे, मेंस का या बीपीएससी का करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको समझना होगा, इसके बारे में आपको जानना होगा, इसका विश्लेषण आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कहता है मैंने तो यह सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ लोक पर तंत्र हावी रहता है। देखिए, तंत्र जो होता है ना, बहुत ही व्यापक चीज़ हो जाता है। जैसे तंत्र का मतलब शासन होता है। लोक और तंत्र,
तंत्र इतना भी आसान शब्द नहीं है। जैसे होता है लोकतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र। जैसे मानते हैं कि आप कभी कभी देखिएगा, जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको श्वसन तंत्र पढ़ना होता है, श्वसन तंत्र पढ़ना होता है, प्रजनन तंत्र पढ़ना होता है, ठीक है, कंकाल तंत्र पढ़ना होता है, इस तरीके से पाचन तंत्र वगैरह बहुत सारे चीज़ पढ़ना होता है, तंत्र। उसी तरीके से तंत्र और सूत्र में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। जैसे वात्स्यायन का लिखा हुआ आप पढ़ेंगे तो काम सूत्र हो जाता है। इसका मतलब समझिएगा, काम सूत्र, काम अलग चीज़ होता है, सूत्र अलग चीज़ होता है, ठीक है, लोक अलग चीज़ होता है, तंत्र अलग चीज़ होता है। यही कह रहा है यहाँ पे। ये तंत्र जो है ना, लोकतंत्र में लोगों के ऊपर तंत्र क्या होता है, हावी हो जाता है। देखिए यही सवाल है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपकी समझ है, बाकी हम बता देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये लिंगदो मैडम की बात को गंभीरता से ले और कलम, बारिश और प्रेम जैसे सदा प्रयोग होने वाली साधारण शब्दों की ठीक ठीक परिभाषा लिखने की कोशिश करें। जैसे क्या कलम की कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा है जो उसे पेंसिल, ब्रश, हाइलाइटर या मार्कर से अलग बताती हो? इस प्रयोग से आपने क्या सीखा? लोकतंत्र का अर्थ समझने में इस अनुभव ने हमें क्या क्या सिखाया? ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं लोकतंत्र को। देखिए, एक सरल परिभाषा, ठीक है, लोकतंत्र का एक सरल परिभाषा जो आपको यहाँ पे मिलेगा, समझिए। यहाँ पे आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानता और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। ठीक है, अब जो सोच के देखिएगा, जैसे मानते हैं कि हम लोग लोकतंत्र का, यहाँ से अब आपको समझ में आएगा लोकतंत्र का असली जो रूप है, असली जो आकार है, असली जो स्वरूप है, यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, कहता है कि लोकतंत्र में जब लोगों को सर्वोपरि माना गया है तो अपना सरकार या अपना राजा चुनने का अधिकार किसके पास होता है? लोगों के पास होता है। अगर हम लोग लोकतंत्र के पहले की अगर बात करें तो लोकतंत्र नहीं था, प्रजातंत्र था, राजतंत्र था, जिसमें लोगों की कोई महत्व नहीं थी, लोगों के पास कोई शक्ति नहीं था। ये वंशानुगत थे, जो उसके घर परिवार से ही किसी बड़े बेटा को, जैसे राजा के बड़े बेटा को राजा ही बनाया जाता था। ये एक परंपरा चली आ रही थी। ये लोकतंत्र कोई वहाँ पे कॉन्सेप्ट जो था वो काम नहीं कर रहा था, और यही वजह होता था कि जो राजा होता था वो निरंकुश हो जाता था, वो तानाशाह हो जाता था। ठीक है, और ये बात यहाँ पे देखिए, कहता है लोकतंत्र की अगर बात करें यहाँ पे तो कहता है कि लोकतंत्र में सरकार को चुनने का जो अधिकार होता है, देखिए अधिकार की बात यहाँ पे क्या है। जैसे देखिएगा, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो हर देश में हर जनता को फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उसके पैदा होती ही वो सब चीज़ें क्या होता है, मिल जाता है उसे। आप समझिए कि छीन नहीं सकता कोई भी आदमी। तो यही चीज़ें है, अधिकार होना। इसीलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, चुनाव क्या करते हैं? लोग करते हैं। देखिए अभी तो एक लंबा वीडियो हो गया, हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में आपको समझिए की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी मतलब समझिए कि बोर हो जाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।